और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। राजौरी दहशतगर्दाना हमला मामले में मुलविस मुश्तबा दहशतगर्दों की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। तस्वीर राजौरी के बमला गांव में ली गई है, जहां ये मुश्तबा दहशतगर्द एक शख्स के घर में दाखिल हो गए और खाना मांगा। ये मुश्तबा दहशतगर्द पंजाबी जबान बोल रहे थे। यूटी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर्स को 31 जनवरी से पहले सरकारी अराज़ी से गैर कानूनी तजावुजात हटाने की हिदायत दी है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एडवोकेट मुजफ्फर खान ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का जिक्र किया और जल्द समाअत का मुतालबा किया। सीजीआई ने इस मामले में बेंच तश्कील देने और तारीख देने को कहा है। दरहकीकत यूटी इंतजामिया के एक सर्कुलर के जरिए 31 जनवरी तक रोशनी एक्ट और कचहरी की जमीन से 100% तजावुजात हटाने की हिदायत दी गई है। इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी कारकुनों ने भी नाराजगी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार ने जो एविक्शन का आदेश दिया है उसमें आपने क्या मेंशन किया, क्या मामला है, और जो ट्राइबल हैं उनको लेकर के आपने क्या पिटीशन में कहा? देखिए, हमारी पिटीशन जो थी वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की थी। ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने एक पिटीशन की थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटीज़। एक जनरल एक्ट था जिसको रोशनी एक्ट कहा जाता था, जम्मू एंड कश्मीर वेस्टिंग ऑफ स्टेट लैंड ऑनरशिप टू दी ऑक्यूपेंट्स, 2001 में बना था। उस एक्ट के तहत हमने फ़ीस जमा करके हमें स्मॉल फ्यू 100 स्क्वायर फीट जगह हमको जिस पर हम सदी बैठे हुए थे, पिछले 50 सालों से हमारे फोरफादर से वहाँ बैठे हुए थे, हमको उसकी ऑनरशिप मिली। हमने वहाँ हाउस बिल्ड किया और इस आर्डर में कम से कम जो रोशनी एक्ट के तहत जिनको कन्फर्मेंट हो गई थी ऑनरशिप की, उनको भी एक्सक्लूड नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटीशंस यहाँ लगी थी तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेटमेंट दी थी कि हम इनको फोर्सिबली इविक्ट नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट। इनको कब तक इविक्ट किया जाना है, कब तक का ये 31 जनवरी लास्ट डेट फिक्स की गई है उनको इविक्ट करने के लिए। तो उसी अर्जेंसी के सिलसिले में हमने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा लोग बेंच बनाए। उधर कांग्रेस पार्टी ने हुकूमती सर्कुलर के खिलाफ एहतजाज किया है। प्रेस क्लब जम्मू में कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। जी, मैं ये आज पुंछ में ये प्रोटेस्ट हो रहा है इस तलक से कि जो ये अहकामात हुए हैं, ये जो लैंड एक्विजिशन की बात है, बेदखली की बात है, उस तलक से यहाँ पे बड़ी परेशानी है पुंछ में। हमें इसको एक तो हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया था, बड़ा खैर मकदम करते हैं कि जो लैंड माफियाज हैं जिन्होंने ज़मीन को ग्रैब किया है तो उनको से ज़मीन वापस ली जाए जो आवाम के गवर्नमेंट के काम आएगी। लेकिन सो फार एज पुंछ इज़ कंसर्न, यहाँ पे इस किस्म का आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2-2, 3-3, 4-4 मरलों पे या 2 मरलों पे या 6 मरलों पे, 1 कनाल पे, 2 कनाल पे जो लोग पिछले 100 साल से रह रहे हैं। अब ये चूँकि यहाँ पे लेबर क्लास लोग हैं 80% प्लस, तो ये लोग मजदूरी के लिए बाहर चले जाते हैं। दे आर नॉट अवेयर ऑफ रेवेन्यू प्रोसीडिंग्स कि आप कैसे इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाते हैं, उसकी मलकियत के, उसका इंतकाल कैसे करना है। तो उनके बाप दादा चले गए, ये सदियों से रह रहे हैं। तो अब जब वो स्टेट लैंड डिक्लेयर हुई है तो उसमें ये परेशानी हुई है कि यहाँ पे हमारे सैकड़ों मकान आ रहे हैं। समझे कि आधा हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 4 से नहीं 5-6 हज़ार मकान इसमें आ रहे हैं। वो लोग जिन्होंने हमारे मुल्क की हमेशा सेवा की है, चाहे 3 जंगें हों, चाहे मिलिटेंसी हो, हमेशा इस पुंछ के लोग जो हैं वो अपनी फौज के साथ डट कर खड़े हुए हैं। अब इनके लोगों के लिए इनका तो ज़िंदगी मौत का ही सवाल हो गया है। जो कल न्यूज़ 18 पे हमारे रेवेन्यू कमिश्नर सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया, हम उसी को इंडोर्स करना चाहते हैं। पुंछ के परेड पार्क में अपनी पार्टी की जानिब से सरकारी जमीनों से तजावुजात हटाने के हुक्म के बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। साबिक एमएलए शाह मोहम्मद ने कहा कि इस हुक्म में 1 मरला, 2 मरला, 5 मरला जिनके पास सरकारी ज़मीन है और वो गरीब हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से घर बनाया है, तो इन्हें इस हुक्म से बाहर रखा जाए। अगर कार्रवाई करनी है तो बड़े लैंड माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
कि जो लैंड माफियाज हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, अमीर लोग हैं जिन्होंने ग्रैब किया ज़मीन को, उनसे छीन लो, जिसमें तो पूरी आवाम खुश है। लेकिन सो फॉर पुअर कंसर्न, मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ, मैं एक 4th क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं किसान की बात कर रहा हूँ। ये जो मजदूर है, ये लोग जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर की पूंजी लगा दी और 2-2 कमरे बना लिए, आज गवर्नमेंट ये ऐलान करे उनको उड़ा के रख देंगे, तो बताइए वो कहाँ जाएंगे। के लोगों को किसी को छेड़ा गया तो मैं उसी अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान। पीडीपी कारकुनों ने जम्मू में सरकारी अराजी पर से तजावुजात हटाने के सर्कुलर के खिलाफ एहतजाज किया और सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। पीडीपी कारकुनों का मुतालबा है कि इस कानून से जम्मू कश्मीर के आम और मासूम लोगों को मुतासिर नहीं होना चाहिए। लैंड सरकारी जमीन लोग 40-40, 50-50 साल तो लोगों ने कब्जे च ने, लोगों कई ने मकान बना ले, कई रह रहे हैं। हुण सरकार का एक नोटिफिकेशन निकलिया कि इन्होंने लोगों को जमीन वापस लिया जान। वो गरीब लोग 50-50 साल के मकान बेचारे कितने जान। इस कर साडी डिमांड है कि उन्होंने मालकी राइट दिते जान ते साडी यही डिमांड है कि जिहड़ी सरकारी जमीन 50-50, 52 साल तो लोगों ने अपने कोल है, वो ये बड़े गरीब लोग बेचारे दर-बदर खज्जल हो जाएंगे। और चीफ सेक्रेटरी देखिए, इसमें एक बात बड़ी क्लियर है, हम जिस प्रोटेस्ट के लिए हैं, जो कानून की आड़ में, इस कानून की आड़ में भारतीय जनता पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं जो उनका स्लोगन सबका साथ सबका विकास, वो कहाँ है आज सबके सर्वनाश पर ये तुले हैं। मैं कहता हूं कि अगर किसी ने गलत किया है, किसी के पास हजारों कनाल जमीन, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो 4 मरले के मकान में, 2 मरले के मकान में रह रहा है, जो पुश्तानी जिनके पूरे फैमिली रह रही है, आज उसको घर से बेघर कर देंगे। जो इनका नारा था कि 2022 से पहले हम सबको कर देंगे, ये खा कर देंगे। जिनके पास घर है उनसे भी घर छीन लें। मांग रखते हैं आप? हमारी ये मांग है कि जिस महाराजा साहब की छुट्टी का हम जश्न मनाते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस महाराजा साहब की छुट्टी का जश्न हम मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, जो उन्होंने लोगों को जमीनें दी थी बेघरों को घर पे रहने के लिए, उनको बेघर ना किया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने न्यूज़ बात की। उन्होंने बताया कि ज्यादातर सियासी जमातों ने रिमोट वोटिंग मशीन की मुखालफत की और इस पूरे मामले पर सवालात उठाए। सुहेल बुखारी ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 8 साल से इंतखाबात नहीं कराने का मामला उठाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जैसे ही सिक्योरिटी और मौसमी हालात बेहतर होंगे, इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। रोशनी एक्ट के तहत तजावुजात हटाने पर भी इजहार ख्याल किया। आरवीएम का कॉन्सेप्ट ये लोग आज डिस्कस करना चाहते थे, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ। जो मेन मुद्दा था वो जो मशीन इन्होंने तैयार की है उसका डेमोन्स्ट्रेशन होना था। लेकिन जब बात चली तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव थे, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ने, एक आध शायद हों ऐसी जिनके जो सेम पेज पे ना हो, बाकी सब ने इस बात पे जोर दिया कि ये जो मशीन का डेमो है, ये तो आप एक सोच जो आपकी है उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए वहाँ तक लेके जाती है। अभी तो हमें आपस में ये डिस्कस करना है कि जो करने के लिए हम जा रहे हैं, हमें वो करना भी है कि नहीं करना है। ये जो रिमोट वोटिंग का प्रोसीजर है, ये हमें करना भी है कि नहीं करना है। अगर ऐसा होगा तो उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखें तो कौन से सवालात हैं, कौन से मुद्दे हैं जो आपकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के सामने उठाए गए? देखिए, हमारी जब बारी आई तो मैंने ये कहा कि आज हम बड़ा आयरॉनिक है ये कि हम यहाँ डिस्कस ये कर रहे हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका फराहम करें कि वो वोट दे पाएँ। लेकिन मैं उस अनफॉर्चुनेट जगह से आता हूँ जहाँ से 125 करोड़ लोग पिछले इतने सालों से वेट ही कर रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए और वो वोट डाल के अपनी चुनी हुई सरकार वहाँ पे स्थापित करें। साबिक एमएलए और सीपीएम लीडर यूसुफ तारिगामी ने सरकारी अराजी पर तजावुजात को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑर्डर पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। में ये सरकारी सतह पर लैंड ग्रैबिंग का एक बड़ा कदम है। पहले माफिया लैंड ग्रैब करते थे, अब सरकार किसानों की ज़मीन को जबरन हाथ में लेकर मेरी नज़र में ये लैंड ग्रैबिंग से मामूर हैं जी। और ये हद दर्जा अहमकाना भी है और हद दर्जा नाइंसाफ़ी पर मुबनी है। रोक लगनी चाहिए इस पर, अच्छा रहेगा। वादा किया था इन्होंने अच्छे दिन के शुरुआत होंगे। मेरा एक सवाल है बीजेपी के रहनुमाओं से, क्या यही अच्छे दिन का आगाज़ है? क्या हाहाकार मचाओ डेवलपमेंट के नाम पर? और इस वजह से सरकार के बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ौरन रोक लगाए
इस प्रोसेस पर जो लोग कम ज़मीन वाले लोग हैं या काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, जो उनके जो मैंने जिक्र किया अभी कॉमन लैंड को, काश्तराई की ज़मीन को या शामिलात की ज़मीन को, नवतौर को, उसे अपने कब्ज़े में ना लें, उनको दखल ना करें, ये नाइंसाफ़ी है। और साथ ही साथ मेरी अपील है जम्मू कश्मीर के जो भी अवामी राय रखने वाले हैं, खैर खां हैं लोगों के, सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें, उनसे भी मेरी अपील है एक साथ मिलकर पुरअमन आवाज़ उठाए ताकि सरकार को बावर किया जाए क्या ऐसे जालिमाना कदम उठाने से रोक लिया जाए इंतज़ामिया को। इंसाफ का तकाजा यही है। अब अगर सरकार ये खुद कहती है कि उन्होंने रिव्यू के लिए दरख्वास्त दी है, तो इंतज़ार करके ये देखना चाहिए कि गरीब आवाम का गला ना घोंटा जाए कि सरकार की कहनी में और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उन्हें अपने दामन में, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और कुछ किया जाना चाहिए आवाम के लिए, ताकि आवाम भी की ज़िंदगी जी सके। अगर कुछ देने के लिए नहीं, लेने के लिए ऐसे अहकामात ना सादिर किए जाए, ये हमारा मशवरा है। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कारकुनान ने भी यूटी इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के डिप्टी कमिश्नर्स को 31 जनवरी से पहले सरकारी अराज़ी से गैरकानूनी तजावुज़ात हटाने की हिदायत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। रोशनी एक्ट और काहचराई से कब्जा हटाए जाने के खिलाफ आज डीएपी की तरफ से अभी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग शरीक हैं और इनकी यही डिमांड है कि जो ये सर्कुलर है उसे वापस ले लिया जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कम ज़मीनें हैं और उन्होंने अपने आशियाने उस पर बनाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर लीडर RS चिप साहब, आपका क्यों प्रोटेस्ट है? इसलिए 60 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, जिन्होंने मकान बनाए हैं, ज़मीनें काश्त करते हैं और जो रोशनी में ज़मीन ली है उन्होंने बाकायदा का एक्ट था, उस एक्ट के रूह से उन्होंने पेमेंट करी। पेमेंट करने के बाद में उन्होंने ज़मीनें ली हैं, मकान लिए हैं। अब जो बदकिस्मती है आला फसरन सरकार कहती है कि 31 जनवरी से सब मकान खाली कर दो, ज़मीनें खाली कर दो। दिस इज इलीगल, ये बेइंसाफ है। इसलिए हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि गरीबों के साथ बेइंसाफी है। इसलिए जितना लोग आपने देखे हैं, ये सब ये कह रहे हैं कि जो अगर सरकार सोचती है कि किसी केस में जो रोशनी के तहत किसी केस में कोई गड़बड़ी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है और इसमें सरकार ने खुद PIL जो हुई थी, PIL के अगेंस्ट में सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की है, इसलिए मुझे नहीं समझ आती कि सरकार ने ऐसा आर्डर क्यों निकाला है, और ये आर्डर बिल्कुल गलत है, इलीगल है। इट शुड बी रिवोक्ड, इसको वापस लेना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आज आया है और उसमें कहा गया है कि एक बेंच इसकी सुनवाई करेगा, उसमें देखेंगे कि क्या हो सकता है। आप उससे सहमत हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर है और PIL के लिए उसने रिव्यू मांगा सरकार ने, फिर ऐसा आर्डर क्यों किया उन्होंने? ये आर्डर गलत किया है, क्योंकि आर्डर गलत है, इसलिए इस आर्डर से भी चेक वापस देना चाहिए। तो जैसा कि आप देखते हैं, इनका ये कहना है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आया है तो सरकार को उसका वेट करना चाहिए। इनका एक कहना है ये जो ऑर्डर है ये उन जमींदारों के खिलाफ है, उन गरीब लोगों के खिलाफ है जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं और उन्हें उससे बेदखल किया जा रहा है। हालांकि ये कि अगर कहीं पे धांधली हुई है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ मनोज कोल, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने मरकजी हुकूमत पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने उड़ी और पुलवामा हमलों पर सवाल उठाए।
ने 2016 में उड़ी और 2019 में पुलवामा दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी करने का सेंट्रल गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत हिंद ने इन हमलों का मंसूबा बनाया था। उन्होंने बताया कि शहीदों की लाशें और इनके फोटोज नहीं दिखे और शहीद होने वाले फौजियों का ताल्लुक एससी तबके से था। उन्होंने कहा कि जब तक यह वाज़ेह नहीं होता कि कातिल कौन है, तमाम उंगलियां हुकूमत हिंद की एजेंसियों की तरफ उठती हैं। वो तो बात करीब करीब अब स्पष्ट हो गई है कि वो प्लान था गवर्नमेंट का, चाहे वो डिफेंस हो चाहे वो कोई और हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और एक उनकी तस्वीरें भी नहीं देखी, उनकी लाशें भी नहीं देखी, और ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो जितने भी वो मरे 30-40 वो शेड्यूल कास्ट थे। चलिए, आम राय है कि वो अग्रवाद उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये इनने अंदरूनी मामला है। तो बदकिस्मती है कि ये चीज़ें होनी और फिर मंजर आम पे है ही नहीं कहीं। इसके बारे में जो हमारी फ़ौज है, 5वीं सबसे बड़ी फ़ौज दुनिया में है, आला फ़ौज है, इनके बाद दयानतदार और ईमानदार सिपाहियों की और अफसरों की कमी नहीं है। तो ये चीज़ें अभी क्लैरिफाई नहीं हुई हैं। फिर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हमने, हमारी तंजीम ने, बिलखुसूस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, जो सदर है हमारी तंजीम के, कि सच्चाई और मफाहमत का कमीशन, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। ख़ास करके जो मिलिटेंसी हुई है 90 से ज़ोर शोर से, और वो कई इलाका है नहीं है जो इसके असर में नहीं आया, वो भी नहीं आज तक हो रहा है। सो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, पुलवामा अटैक में जी, ये मैं किसी से बात भी कर रहा था कुछ दिन पहले, वो भी शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, मैं भूल गया था ये। उसी ने कहा कि ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो करीब करीब सारे शेड्यूल कास्ट हैं। ये रहा इस पे, और ये मुखलिस नहीं है, आग लगाई हुई है जिसने भी लगाई। अगर इसमें ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन आता है एट द नेशनल लेवल, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे जो पंडित बरादरी है जिनको निकलना, आप डिमांड करते हैं कि पुलवामा अटैक की इंक्वायरी होनी चाहिए, लाजमी है। 40 सिपाहियों की, फौज की, हिंदुस्तानी फौज की इस तरीके से मारे जाएं, और उस जगह मारे जाएं जिसके दाएं बाएं दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं था, छुपने की जगह भी नहीं थी। कोई जंगल होता, दरख्तों के बीच में भाग जाता, गांव होता, बस्ती होती, गली कोचों में से निकल के भाग जाता। वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं था, शाली की खेत थे, और चारों तरफ से आप देख सकते थे कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ गया। तो ये शक, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे दुख है इस बात का। जब तक ये क्लियर नहीं होता कातिल किसको माने, तब तक तो उंगली एक नहीं 5 की 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी पे जा रही है। और कुदरती बात है, कोई एजेंसी खुद पे फैसला नहीं करती, दिल्ली दरबार में बैठ के लोग फैसला करते हैं, जो बदकिस्मती है। और अभी भी उसी राह पे चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था। तो अब क्यों लगता है कि अपनी ही फौज पे अटैक क्यों करेगी गवर्नमेंट? मुल्की और गैर मुल्की सतह पे अपनी बात जो है कि यहाँ ये तबाही मचा रहे हैं, पार वाले आ रहे हैं, ये किया, इतने मारे, ये सारा षड्यंत्र वही है। पब्लिक ओपिनियन जो है वो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, और कुछ हो भी नहीं रहा था। 2-2, 4-4 बंदे, 5-5 बंदे आएंगे टूटी फूटी बंदूक लेके, सारी फौज इकट्ठी हो जाती है। दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं, दुनिया माने ना माने, लेकिन हमें क्या रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो गैर मुनासिब तरीके से व्यवहार किया जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रांत के साथ, उसकी जला बख्शने के लिए उसको
सच मानने के लिए ये षड्यंत्र किया, चाहे वो बारामूला का हो, उसके बारे में मैंने बाइटेक दी थी। चल के 8 किलोमीटर अंदर आए हैं, 8 किलोमीटर अंदर सारी फौज थी, वो कहाँ थी? वो भी शक के दायरे में चला गया। कौन सा, उड़ी? उड़ी, पुलवामा, हाँ उड़ी भी इसी तरह। मैंने खुल के बयान दिया, उसकी किसी ने तरदीद नहीं की। बदकिस्मती है यहाँ शासन जो उड़ी भी गवर्नमेंट ने खुद कराया, पुलवामा भी खुद कराया। जो वहीं के रहने वाले हैं, जो सुनी सुनाई बातें आती हैं, गैर मुसद्दिक बातें भी आती हैं, फिर मुसद्दिक बातें भी आती हैं। कहने वाला जो है आसपास का, उसका मुंह बंद है। अगर वो मुंह खोलेगा उसको भी यही हाल कर देंगे, किसी न किसी बहाने उसको भी मार डालेंगे। तो एक क्यों अपनी ही फौज पे क्यों गवर्नमेंट, हम तो यही कह रहे हैं, अगर आप कमीशन बिठाते हैं, चलिए मेरी बात न माने, सच्चाई और मफाहमत का कमीशन, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं माना कायम करना? क्योंकि मिलिटेंसी जो है उन्हीं की मेहरबानी से शुरू हुई है यहाँ। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर ने एनसी के सीनियर लीडर मुस्तफ़ा कमाल के रिमार्क्स को गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात बदल रहे हैं और वादी में अमन बहाल हो रहा है। ऐसे मौके पर यह एक गैर जिम्मेदाराना बयान है। अगर इनके पास ठोस सबूत हैं तो वो सामने लाएं। इन हमलों के पीछे और जम्मू कश्मीर में बेगुनाह लोगों को मारने वालों को बेनकाब करें। इर्रेस्पॉन्सिबल इस टाइम में हम नहीं चाहते कि कोई खलबली मचे, कोई माहौल में खराबी आ जाए। मुश्किल से हमारे यहाँ माहौल अभी ठीक हो रहा है। हम चाहते हैं यहाँ अमन हो, पीस हो, ताकि डेवलपमेंट हो और जल्द से जल्द यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इलेक्शंस हो। लोगों के मुश्किलात बहुत है, लेकिन ऐसे सवालात, ऐसे जवाबात, ऐसे जो पॉइंटिंग आउट फिंगर्स जो भी है, मुझे लगता है इस टाइम में ये मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इनके पास कुछ प्रूफ है, डेफिनेटली इनको सरकार पर पूरा निशाना बनाना चाहिए। उधर बीजेपी तर्जुमान आरएस पठानिया ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनसी लीडर ने एक बार फिर भारतीय फौज और पुलवामा के शहीदों की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि एनसी ने ऐसा पहली मर्तबा नहीं किया है, लेकिन इस बार कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर फौज भी कार्रवाई करे। उमर अब्दुल्ला बताएं कि उनका इस पर क्या कहना है, क्या ये एनसी का मौकिफ है। मुस्तफा कमाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई और उमर अब्दुल्ला के चाचा जी ने फिर एक बारी अमर्यादित टिप्पणी भारतीय सेना और विशेषकर पुलवामा के शहीदों के लिए की है। खैर, भारतीय आर्मी के लिए आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करना यह नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रेडमार्क रहा, लेकिन इस बार हमारा मानना है, पहले तो भारत बतौर देश, बतौर समाज और बतौर भारत का जो जिसे कहते हैं कानून, द लॉ ऑफ द लैंड, कम से कम सख्त संज्ञान ले। हम अपील करेंगे कि आर्मी इसमें उक्त कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और दूसरा, उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला भी कम से कम इस जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोगों को कृपा करके बताएं कि उनका इस पार्टी के विशिष्ट नेता द्वारा जो बयान है उनका इस बारे में क्या कहना है, या फिर वो भी या उन्हीं सब की मिली भगत के साथ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या ऑफिशियल वर्जन है क्या। वहीं कश्मीरी पंडित लीडर विजय रैना ने मुस्तफ़ा कमाल के मुतनाज़ा बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। कहना चाहता हूं मुस्तफ़ा कमाल जी से कि देखिए 1989-90 में जब जीनोसाइड शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों का और उनको कश्मीर छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, तो आपके ही जो पार्टी है के लोग हैं, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ही एक नैरेटिव सेट किया था कि कश्मीरी पंडित खुद नहीं भागे, इनको किसी ने भगाया नहीं, जगमोहन ने भगाया इनको। तो पूरा जग जानता है कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। अभी आप यही कह रहे थे, तो आज जो वहां किलिंग्स हो रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो आज भी क्या जगमोहन ही वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा आप सेट करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन आप हारने वाले हैं, आप इलेक्शन में आगे जीतेंगे नहीं क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना चाहते हैं और किसी तरीके से वोट बटोरने की और की राजनीति करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे हैं ये सरासर झूठ है और इसकी मैं कंडेमनेशन करता हूं।
तो वहीं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर ने एनसी लीडर मुस्तफा कमाल के मुतनाज़ा बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। बात तो ये है कि जो मुस्तफ़ा कमाल का जो स्टेटमेंट है, मेरे को तो उसके ऊपर बड़ा हास्य आता है कि ये वही शख्स है जिनका जनरल जसवाल ने एक बारी टीवी पे नेशनल टीवी पे बताया था कि ये किस हिसाब से जब ये मिलिटेंसी हुई है तो उन्हें डर के उसको बोला था कि जी मेरे को जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं चाहिए, मेरे को फौज चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो ये वो इंसान है। दूसरी बात, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके अंदर ये पता लगे कि यूसुफ शाह जो एक मास्टर था, एक प्रोफेसर था, स्कूल में पढ़ाता, उसको सलाउद्दीन किसने बनाया? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही बनाया, 87 के इलेक्शन में रिग करके, उनकी सारी टीम को अंदर करके, और मुस्तफा कमाल को भी जिताया उसके अंदर। ये जो सारी बातें हैं, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी रेज करने के मतलब ये है इसका कि लाइमलाइट में रहना और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाना कि हम बड़े एक सफेद पोश और हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमने कुछ नहीं किया। सबसे जो कश्मीर घाटी के अंदर अगर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। उधर सदर एकजुट जम्मू अंकुश शर्मा ने मुस्तफा कमाल के बयान की मजम्मत की है। उन्होंने हुकूमत से एनसी लीडर पर कार्रवाई करने की मांग की और मुल्क दुश्मन अनासर की हिमायत करने का इल्जाम लगाया। कश्मीरी पंडितों की तंजीम पनून कश्मीर के कन्वीनर डॉक्टर अग्निशेखर ने कहा कि एनसी ने हमेशा मज़ाक़ खेज और झूठ की सोच की हिमायत की है, इसको सख्ती से निपटा जाए। मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल को ऐसे बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जिनकी पॉलिटिकल पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्हें भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने पुराने कुकृत्यों के लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी तरीके से एक कवर क्रिएट करके ऐसे ही लोग आतंकवाद को अंदर से पनपाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार को इन्हें अलगाववादियों से और आतंकवादियों से हटके नहीं देखना चाहिए, इन्हें के किसी तरीके के समर्थक के तौर पे ही देखना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सैयद रूबिया कांड के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये सच को झूठ की कालिक पोत रहे हैं, इसलिए इनकी बात पर आप हैरान मत हो जाइए, ये झूठ के सौदागर हैं। वहीं जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर मोहम्मद एजाज ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि सिर्फ आवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सियासी हरबा है। उन्होंने कहा कि वो वाक़यात इंसानी अलमिया थे और इस तरह के वाक़यात से कोई सियासी फायदा हासिल नहीं कर सकता। कोई सबूत नहीं, और अगर इनके पास कोई सबूत हैं तो अदालत में जाकर साबित करें। मैं ऐसे कहूंगा कि मुस्तफा कमाल की स्टेटमेंट्स इटसेल्फ एनसी हैज डिनाइड इट इन द हिस्ट्री एज वेल। तो ऐसी बात करना उस बंदे की जो विच है द पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपना लूज ग्राउंड किया है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। और मैं कहूँगा ये मर्कियर स्टेटमेंट्स देना बंद करो। वो पॉलिटिकल दुकानें आपकी बंद हो गई है जनाब, और हम जैसे जो नई पॉलिटिकल पार्टीज आई है, उन 75 सालों की जो नबीतुली सियासत वो एनसी और पीडीपी कर रहे थे पिछले 75 ईयर से, वो बंद कर दीजिए। एंड नाउ द थिंग्स हैव गॉन बाय, बायगॉन्स और बायगॉन्स। अभी मुझे लगता है कि पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एक चेंज चाहती है, एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहती है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहती है, जो कि एक से ही होगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सैयद बशारत बुखारी ने आज कहा कि अगर एनसी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने इल्जामात लगाए हैं तो इन्हें इसका सबूत पेश करना चाहिए। बुखारी ने न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब भी ऐलान होगा पीपल्स कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को रोशनी स्कैंडल में शफाफियत के साथ मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जमीन के हकीकी मालिकान को हरासा नहीं करना चाहिए। मुस्तफा कमाल साहब को तो डिटेल्स बतानी चाहिए कि उनके पास क्या इसका आई डोंट नो वो क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चूंकि उन्होंने बोला है, खामखबी नहीं बोलेंगे, इसलिए उनको चाहिए कि वो मीडिया में सब कुछ बता दे कि क्या क्या डिटेल्स इसकी जो वो बता रहे हैं, फिर जाके बात करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये सीधे जो फोर्सेस है हमारे यहाँ पे, उनको टारगेट करने की एक बात हुई है? क्योंकि काफ़ी कैजुअलिटीज हुई थी फोर्सेस के हमारे यहाँ पे, तो ऐसा नहीं लगता है कि ये उनका डिमोरलाइज होता है ऐसे? नहीं, वो सही है, जब आप इतने सारे जो लोग मर जाते हैं वो सही है, लेकिन एक आदमी बाहोश हवा से खमसा बात कर रहा है, उसे पूछना चाहिए पूरी डिटेल की क्या क्या डिटेल्स है आपके पास। अगर वो सारी डिटेल्स बताते हैं तो फिर हम बात करेंगे। दूसरा आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और आरवीएम्स का वहां पे कुछ इशू था। काफी सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एक किस्म का इलेक्शन का बिगुल बज गया है और तैयारियां उसी जानिब हो रही हैं, तो आपका क्या मानना है? बिगुल तब तक नहीं बजेगा जब तक ऐलान न हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके ऐलान करना चाहिए इनको।
बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने एनसी के सीनियर लीडर मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इन जैसे लीडरों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देने पर मुल्क के अवाम से माफी मांगनी चाहिए। जो लोग इन हमलों के पीछे थे वो सलाखों के पीछे हैं या हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए हैं। वो लोग हैं जो वादी में पाक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं और ऐसे बयानात से अपने आका को खुश करते हैं। देश की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, देश की एजेंसीज पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि मुस्तफा कमाल की हिफाजत में यही सिक्योरिटी फोर्सेस और यही पुलिस है। देश का जवान जिसने अपनी शहादत दे दी लदपोरा अटैक है, चाहे ओडी अटैक में, जो पाकिस्तान के लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद की दहशतगर्द तंजीमें जो हमेशा जम्मू कश्मीर में एक्टिव रही और जम्मू कश्मीर में जिन्होंने हमेशा सिक्योरिटी तंसूबात किया, जितने आम लोग हैं उन पर हमला करके उनको शहीद किया या मार डाला। लदपोरा भी उसकी एक कड़ी थी और लदपोरा अटैक है पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान ने वो यहाँ के दहशतगर्दों के जिक्र और जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे वो सारे लोग जेलों में बंद है, चाहे ओडी हो चाहे लदपोरा हो, वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो देश जिसको पाकिस्तान की दहशतगर्दी और देश के जो जवानों की शहादत है उस शहादत वो उसको दिखाई नहीं दे, उसको वो गलत रंग दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए शिवसेना इनके एहतजाज में शामिल हो गई और हुकूमत से इनकी ज़ेरे इल्तिवा तनख्वाहें फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। शिवसेना लीडर मनीष सहनी ने कहा कि शिवसेना के सीनियर लीडर भी इस महीने की 19 तारीख को इस एहतजाज में शामिल होंगे। कश्मीर घाटी में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले ये कश्मीरी पंडित मुलाजिम पिछले कई दिनों से रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं। अब शिवसेना ने भी इनको ज्वाइन किया है और शिवसेना के नेता यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने इनकी रिलोकेशन की मांग को जायज़ ठहराया है। इनसे बात करेंगे। आपके जो नेता संजय राउत भी यहाँ आ रहे हैं, आप समझते हैं जो इनकी मांगे जायज़ है? बिल्कुल जायज़ मांगे हैं जी। लगातार 252 दिन से ये धरना प्रदर्शन पर है। सरकार लगातार को आर्थिक रूप से मानसिक रूप से परेशान कर रही है। पिछले 5-6 महीने से इनका वेतन बंद कर दिया गया है। इनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है। ये अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सरकार का कर्तव्य है कि अपने कर्मचारियों की, अपने जनता की जीवन की रक्षा करे, ना कि इनको जबरन जो है वहां पर भेजकर कश्मीर घाटी में भेजकर बलि का बकरा बनाया जाए। पूरा देश इस समय जानता है कि कश्मीर आग से जल रहा है, आतंक वहां पर सिर उठा चुका है। लगातार लक्षित हत्याएं हो रही हैं। टीआरएफ जैसा आतंकवादी संगठन इनके डाटा के साथ लगातार इनको जो है निजी डाटा के वहां के साथ इनको लगातार धमकियां दे रहा है और सरकार अपने अड़ियल रवैये से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इनको जबरन वहां पर धकेला जा रहा है। हम एक बार फिर सरकार से अपील करते हैं कि इनकी मांगों को माना जाए जल्द से जल्द। संजय राउत का क्या प्लान रहेगा यहाँ जब आएंगे? क्या वो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने भी ये मांग रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे जी। उनकी आवाज पूरे देश के अंदर गूंजेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी इनकी आवाज अब गूंजती हुई आपको सुनाई देगी। वो आवाज सुनाई देगी जो जम्मू के हमारे 2 सांसदों ने इनकी वहां पर आवाज नहीं उठाई, हमेशा रहे। अब शिवसेना आगे आकर इनकी आवाज को संसद के अंदर भी उठाएगी। तो संसद के अंदर भी अब ये इनकी बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोज़ा मीटिंग दिल्ली में शुरू हो गई है। इस मीटिंग में मिशन 2024 जम्मू कश्मीर समेत 10 रियासतों के असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा और मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात और इससे पहले 10 रियासती असेंबली के इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। रियासती इंतखाबात को मरकज का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू हो रही है। शाम 4 बजे यह बैठक शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम पार्टी के बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक के पहले पीएम नरेंद्र मोदी का एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को गुजरात में मिली बड़ी जीत के बाद उनका अभिनंदन किया जाएगा। इस बैठक के साथ ही साथ एक पीएम नरेंद्र मोदी के 8 साल के कामकाजों के उपलब्धियों को दर्शाता हुआ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस बैठक के पहले बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में चल रही है और इस बैठक में कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडा को तय किया जाएगा। कार्यकारिणी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों को लेकर के रणनीति भी तय की जाएगी। इसके साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी रोड मैप खींचा जाएगा और
साथ ही साथ बीजेपी को जो है वो गुरु मंत्र में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे अपने समापन भाषण में कल, जिसमें वो कहेंगे कि आखिरकार किन नीतियों के कारण और किन नीतियों के साथ बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव और होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आगे बढ़े। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शाम 4 बजे शुरू हो रही है और उसके पहले बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक जो है वो चल रही है। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर जी मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शिवसेना समेत तमाम सेकुलर सोच रखने वाली सियासी जमातें भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगी। न्यूज 18 के स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी से खास बातचीत की मीर ने कहा कि इस यात्रा के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कई बार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से आवाम को गुमराह किया गया है, जबकि ऑल पार्टीज मीटिंग या फिर बीजेपी सरगर्मियों से इस बार भी इंतखाबात के हवाले से मौक़िफ़ वाज़े नहीं हो पा रहा है। यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस काफी सरगर्म दिख रही है और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर और सीनियर लीडर गुलाम मीर साहब। मीर साहब, खैर मकदम है आपका। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या सरगर्मियां दिख रही है अभी, और सुनने में आया है कि शिवसेना ने भी अपनी जो है हामी भरी है कि वो इसमें जो है शिरकत करेगी? नहीं, शिवसेना तो जो स्टेट यूनिट यहाँ का है, जो ठाकरे साहब का शिवसेना है, वो तो पहले दिन से महाराष्ट्र में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ का जो उनका स्टेट यूनिट है उन्होंने यहाँ भी जम्मू कश्मीर में कहा कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, सीपीआईएम है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एनसीपी है और इंडिविजुअल जो वो डोगरा सभा है जम्मू की, वो है जिन्होंने पहले ही यूनिलेटरली ये ऐलान किया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। अभी मोटे तौर पर शायद उन लोगों का रिस्पांस नहीं सुनने को मिला जो बीजेपी डायरेक्ट पार्टी है या बीजेपी से जो कहीं ना कहीं मुंसलिक पार्टीज हैं, सपोर्टेड पार्टीज है, उनकी तरफ से तो अभी कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया। अदरवाइज जो नॉन बीजेपी सियासी पार्टीज है उन सब का तकरीबन, चाहे वो फर्द है, चाहे वो छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, उन्होंने सब ने कहा हम राहुल जी के इस मिशन में जम्मू कश्मीर में साथ देंगे। तो सिक्योरिटी या फिर मौसम की अगर हम बात करें, क्या आपको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की ये जो हालात हैं इजाजत दे रहे हैं? नहीं, सिक्योरिटी की जहां तक बात है तो वो तो पूरे देश में सब जगह थोड़ी ना कांग्रेस सरकारें थी, जहां पर नॉन बीजेपी स्टेट। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम के मागाम में जाहिद हुसैन और आकिब बाबा की सताइश की है। वाज़ेह है कि मागाम में जाहिद हुसैन और आकिब बाबा ने अपने खर्च से तालिब इल्मों की पढ़ाई के लिए अल्लामा इकबाल नाम से लाइब्रेरी कायम की है। लाइब्रेरी में इंटरनेट, पढ़ने के लिए अलहदा केबिन और गर्मी और बिजली का भी माकूल इंतजाम किया गया है। एलजी ने ऑल इंडिया रेडियो पर हर इतवार नश्र होने वाले अवामी प्रोग्राम और अपने ट्वीट के जरिए भी जाहिद हुसैन और आकिब बाबा की इस पहल की सराहना की। एलजी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमदर्दी समाजी तरक्की की चाबी है। बडगाम के जाहिद हुसैन और आकिब बाबा ने पसमानदा तलबा के लिए एक लाइब्रेरी कायम की है और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल की तश्कील की है। एलजी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की की जानिब रवां दवां है। कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के युवाओं ने नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ समाज जागृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बडगाम के दो नौजवान जाहिद हुसैन तथा आकिब बाबा ने वंचित वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना की है। जाहिद और आकिब दोनों पेशे से इंजीनियर। लाइब्रेरी की स्थापना के पीछे उनका उद्देश्य था कि बारामूला एवं बडगाम की भावी पीढ़ी को IAS, JKS, नीट, जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराया जाए। इस लाइब्रेरी में उन्होंने 80 इंडिविजुअल केबिन बनाए जहां बैठकर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकें। वाईफाई तथा अन्य सुविधाओं से युक्त यह लाइब्रेरी अन्य शहरों के युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित हो रही है। मैं मानता हूं कि जब तक शिक्षा का प्रकाश वंचित वर्ग तक नहीं पहुंचेगा तब तक संतुलित एवं संपूर्ण विकास की आशा हम नहीं कर सकते। प्रशासन द्वारा अनेक ऐसे स्कॉलरशिप तथा कोचिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो वंचित वर्ग के बच्चों तथा युवाओं को अधिक क्षमता प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यह सच है कि इस व्यवस्था में उन्नति की संभावना तभी बढ़ेगी जब समाज में इस प्रकार के प्रबुद्धजन
आगे आकर प्रशासन के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेंगे। हम श्री मनोज सिन्हा सर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K, हम उनके बहुत शुक्रगुजार है चूँकि जो हमने दिया था अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी कम स्टडी हॉल मागाम, तो उन्होंने उसकी बहुत हौसला अफजाई की। अपने प्रोग्राम आवाम की आवाज़ जो ऑल इंडिया रेडियो से नशर होता है, तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सर का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, जिन्होंने हमें अप्रिसिएशन की। तो इस ज़मन में हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और साथ ही में हम न्यूज़ 18 के भी बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाई। और अब बात मौसम की करेंगे। एक बड़ा मगरबी खलल 22 जनवरी से वादी कश्मीर से टकराने का इम्कान है, जिससे पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी होगी, जबकि नशेबी इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 22 से 24 जनवरी तक इस खलल की वजह से बर्फबारी होगी। महकमे मौसमियात ने बर्फानी तूदे के शिकार इलाकों में रहने वाले मकामी लोगों को इन दिनों में मोहतात रहने की हिदायत की है। इस दौरान वादी में सर्दी की लहर जारी है, जहां दुनिया के मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -12 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -10.2 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में -1.9 डिग्री सेल्सियस है। में भी फिलहाल 18 तक जो है ठंड रहेगा सुबह शाम। दिन में खुली धूप निकलेगी तो दिन में थोड़ा सा राहत मिलेगा लोगों को। दिन के बाद जो है बैक टू बैक फीबल WDs आ रहे हैं 1-2। 19, 20, 21 के आसपास वेदर ऑलमोस्ट क्लाउडी रहेगा। पहाड़ों में हल्की बर्फबारी के चांसेस है, बाकी मैदानी इलाकों में जो है क्लाउडी रहेगा। फिर 22, 23, 24 के बीच में एक स्पेल है जिसमें मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहे हैं, जिसमें दरमियाना दर्जे की बारिशों के साथ साथ बर्फबारी खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में भी दरमियाना से लेकर हेवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं आज के एनालिसिस के हिसाब से। तो कमिंग डेज में हम इसमें और क्लियरली बता पाएंगे, लेकिन अभी के हिसाब से एक अच्छा सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, खासकर 22, 23, 24 के बीच में। लोगों को खासकर जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं मिडल और हायर इसमें, तो थोड़ा सा एहतियात रखना होगा। जो स्लोपी एरियाज हैं वहाँ पे अननेसेसरीली वेंचर न करें और जब तक ज़रूरत ना हो मतलब ऐसे जगहों पे नहीं जाना चाहिए। बाकी जो मिडल और हायर इसमें जो ट्रैफिक का सवाल है ऑलरेडी सस्पेंडेड है बहुत सारे जो शाहराएँ हैं, तो फिर भी फिसलन का चांसेस रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो एक्यूमुलेट हुआ है, बहुत ठंड की वजह से, सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से ऑलरेडी सड़कों पे कोहरा जमा रहता है, तो लोगों को थोड़ा सा एहतियातन ड्राइव करना चाहिए। श्रीनगर पुलिस ने आज रीगल चौक श्रीनगर में चेकिंग की और लोगों की गाड़ियों और शनाख्ती कार्ड की जांच पड़ताल की, ताकि जमहूरिया से कबल किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से महफूज रहने के लिए तलाशी ली जा रही है और मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नज़र रखने के लिए फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। शहर और इसके अतराफ में अहम तंसीबात के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हम इसके मुझे श्रीनगर के रीगल चौक में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाहनों की चेकिंग हो रही है, जो आम पैसेंजर्स हैं उनकी भी तलाशी हो रही है। पूरी तरह से यहाँ चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट यहाँ सामने ना आए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान, CRPF के जवान जो है वो तैनात किए है, ना सिर्फ श्रीनगर में बल्कि श्रीनगर के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पे भी इसी तरह के नज़ारे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि रिपब्लिक डे पे, आने वाले रिपब्लिक डे पे कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट सामने ना। जो लोग यहाँ पे पैदल चल रहे हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है ताकि पूरा ये श्रीनगर सिटी जो है इसको सेफ रखा जाए। पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो चेकिंग हो रही है ताकि जो आने वाला रिपब्लिक डे है किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को रोका जाए और रिपब्लिक डे पे पूरा माहौल जो है वो पीसफुल रहे। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। दिल पर हमलों के हालिया इजाफे ने लोगों को बिलखुसूस नौजवानों को खौफजदा किया है। गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान शोपिया में 12 साला स्कूली लड़की और 2 बच्चों के वालिद समेत 6 अफराद की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया जाता है कि वादी में 1 महीने के अंदर दिल के दौरे के तकरीबन 200 केसेस सामने आए हैं। दिल की बीमारियों की वजह से मरने वालों की तादाद में इजाफे से आवाम में खौफ और बेचैनी पैदा कर दी है। डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के साबिक सदर और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल नाइक ने आवाम से अपील की है कि सूरत हाल से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को ये समझना होगा कि 5S हार्ट अटैक के लिए अहम खतरा है। 5S में शुगर यानी चीनी, साल्ट यानी नमक, स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी तर्ज जिंदगी और स्ट्रेस यानी तनाव शामिल हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि सर्दी के मौसम में आज़ा में खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं और जिस्म बहुत ज़्यादा एड्रेनलाइन खारिज करता है। ये तमाम जिस्मानी तब्दीलियां मजमूई तौर पर सर्दियों के दौरान दिल के दौरे की तादाद में इजाफा करती हैं। जो हार्ट अटैक्स का फ्रीक्वेंसी कश्मीर में बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे पिछले कुछ सालों में इसका जो इंसिडेंस या फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गया है। तो इसकी जो वजह है वो हम बार बार बताते हैं कि 5S जो है एक हार्ट अटैक की वजह होती है, 5S। तो वो 5S जो है लोगों को पता होना चाहिए। वो होता है शुगर, ज़्यादा खाना, दूसरा S होता है साल्ट, तीसरा S होता है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, चौथा S होता है स्ट्रेस और पांचवा S होता है स्मोकिंग, ड्रग्स और अल्कोहल। देखिए, जब से यहाँ कश्मीर में लोगों का इकानमी बढ़ा है, पैसे बढ़ा है, लोग कंपटीशन में पड़े हैं, बिजनेस के कंपटीशन में पड़े। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडरों ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें सरकारी अराजी पर बेदखली के हवाले से यूटी इंतजामिया के जारी करदा सर्कुलर को मनसूख करने का मुतालबा किया। पार्टी कारकुनों ने कहा कि यह सर्कुलर माशी तौर पर पसमानदा लोगों के मफादात के खिलाफ है, जिन्हें तमाम जरूरी रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के बाद रोशनी एक्ट के तहत जमीन पर मालिकाना हुकूक हासिल हुए हैं। बात को लेकर आज सरापा एहतिजाज है। हम चाहते हैं कि ये जो कानून है इसका कहीं ना कहीं ज़मींदारों के साथ, जो आम लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। सरकार यहाँ पर कहती है कि हम चोरियां रोकना चाहती है, लेकिन मेरा एक श्रीनगर में कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हुक्काम ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मटन दुकानों पर कार्रवाई की और जायद कीमतों पर मटन की 115 से ज्यादा दुकानों को सीज कर दिया। हुक्काम का कहना है कि गैर कानूनी और दुरुस्त लाइसेंस के बगैर काम कर रही दुकानों पर कार्रवाई की गई। इधर दुकानों के मालिकान ने दावा किया कि हुकूमत ने गैर जरूरी तौर पर इनकी दुकानों पर मोहर बंद कर दिया है। यूनिटी ऑफ मटन ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले मटन रिटेलर्स प्रेस इंक्लूब में जमा हुए। इन्होंने CAPD की कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने दावा किया कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो अपने अहले खाना के साथ भूख हड़ताल करेंगे। ये है कि हमारी दुकानें रोज़ बरोज़ सील हो रही है, हमारी फैमिलीज पे असर पड़ रहा है। हमने बहुत बार इल्तिजा की, हमने बहुत बार बोला कि दुकानें छोड़ी दीजिए। हमारे साथ एक रेट फिक्स हुई थी आज से 2 साल पहले 535 रुपये, और 2 साल तो हो गए, लेकिन अभी तक हमारी मतलब कि जो प्राइस कमेटी बैठती है वो 1 साल के बाद बैठती है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।